नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको विटामिन कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको उत्सर्जित पदार्थ, यानी कि पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ। अब बताते हैं आपको उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं। जैसे कि मनुष्य हो चाहे कोई पौधा हो, जिसमें वो पदार्थ जो काम का नहीं रहता है, यानी कि एक तरह से वेस्टेज पदार्थ, तो वो उसे निकालता है, तो वो उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। जैसे कि मनुष्य का पसीना और हमारे जो आंसू होते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और मलमूत्र होता है, ये सभी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। और जो उत्सर्जित पदार्थ जिन अंगों के माध्यम से निकलते हैं उन्हें हम उत्सर्जित अंग कहते हैं। जैसे कि त्वचा हो गई, हमारी नोज हो गई और भी काफी सारे अंग होते हैं। जैसे आंख हो गई, आंखों से हमारे आंसू निकलता है। तो इसी तरह पौधों के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, लेकिन मनुष्य के उत्सर्जित पदार्थ काम के नहीं होते, लेकिन पौधों के उत्सर्जित पदार्थ काम के होते हैं। अब वो क्या क्या काम में आते हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहले उत्सर्जित पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं जैसे कि एल्केलाइड और ग्लूकोसाइड और लेटेक्स, रेजिन और टैनिन और गोंद, ये आदि सब आते हैं। अब आते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा होता है सिलिका। तो हम सिलिका से स्टार्ट करेंगे। पहले सिलिका बताएंगे आपको, फिर बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, फिर एल्केलाइड, फिर उसके बाद जो हमारा क्रम चलता रहेगा उस तरह हम बता देंगे। पहले हम आपको बताते हैं सिलिका। तो सिलिका तो आपने देखा होगा, जो प्याज की पत्ती व गेहूं की पत्ती व धान की जो भूसी होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिका पाई जाती है। अब बताते हैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने देखा होगा, कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं, जैसे कि बरगद, वृक्ष और पीपल होता है हमारा, और रबर होता है। उनकी जो पत्तियों में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट को हम सिस्टोलित कहते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम आपको एल्केलाइड करा देंगे और फिर उसके बाद हमको रेजिन और टैनिन, गोंद आदि सब करा देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपको बताना। जो हमने आपको बताया पहले उसी को बताते हैं। देखिए, उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित पदार्थ देखिए अब क्या क्या आते हैं। मैंने आपको बताया था इसे दो भागों में बांटा गया, एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। सबसे पहले आपको कार्बनिक दिखाता हूं। कार्बनिक पदार्थ देखिए, अब मैं बताता हूं आपको कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। एक होता है हमारा एल्केलाइड, एल्केलाइड होता है। दूसरा होता है हमारा लेटेक्स, उसके बाद होता है ग्लूकोसाइड, रेजिन, गोंद, टैनिन आदि होते हैं। आदि जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताते हैं अकार्बनिक पदार्थ। देखिए, इसके अंतर्गत क्या कहते हैं। इसके अंदर आते हैं, पहले आता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद आता है सिलिका। ये दो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, पहले हम आपको सिलिका बताएंगे, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, फिर एल्केलाइड, फिर जैसे हमारा क्रम बनते चलेगा हम उसी तरह आपको बताते चलेंगे। चलिए हम आपको पहले सिलिका बताते हैं। तो सिलिका हमने पहले तो बता दिया, अब हमको लिखा देते हैं। तो सिलिका
मैंने बताया था आपको प्याज व एक होता है हमारा गेहूं की पत्तियों व एक और होता है हमारा धान की भूसी में सर्वाधिक मात्रा में धान की भूसी में सर्वाधिक मात्रा में सिलिका पाया जाता है। तो हमने आपको लिखा दिया। अब हम आपको बताते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। देखिए, तो हमने बताया था आपको बरगद, पीपल और एक पेड़ होता है रबर का पौधा, रबर की पत्तियों में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट को सिस्टोलिथ कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, देखिए जो पत्तियों में एक हमने देखा होगा जो बरगद होता है, पीपल होता है, इनकी पत्तियों में दूध सा होता है, हल्का दूध सा होता है, उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट, जब वो जम जाता है उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। लेकिन हाँ, उसे सिस्टोलिथ भी हम कह सकते हैं। अब आते हैं, हम आपको एल्कलाइड बताते हैं। एल्कलाइड तो एल्कलाइड हम सबसे पहले बताते हैं आपको रबर। देखिए, रबर हमें दो पौधों से प्राप्त होते हैं। एक होता है हेविया ब्राजीलिया, दूसरा होता है हमारा फाइकस इलास्टिका। पौधों से प्राप्त होती है। देखो, एक होता है हेविया ब्राजीलिया, दूसरा होता है फाइकस इलास्टिका। इन दो पौधों से हमें रबर प्राप्त होती है। अब एक क्वेश्चन आता है रबर से, वो क्या होता है कि रबर को कठोर करने के लिए हमें उसमें क्या मिलाते हैं? तो हम उसमें सल्फर मिलाते हैं। अच्छा, सल्फर हम ऐसा तो नहीं है उसमें डायरेक्टली ऐसे रबर में हमने सल्फर ऐसे फीक के मारी और वो मिल गई, ऐसा तो नहीं है। उसमें हम एक क्रिया, एक विधि के द्वारा मिलाते हैं। उस विधि को बोलते हैं हम वल्कनीकरण, जैसा कि हम आपको लिखा देते हैं। तो रबर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो उसमें मिलाते हैं हम सल्फर मिलाते हैं। और सल्फर जो मिलाते हैं वो किस क्रिया, किस विधि से मिलाते हैं? उस विधि को हम कहते हैं वल्कनीकरण। उस विधि को कहते हैं वल्कनीकरण, जो कि हमने आपको लिखा दिया। अब क्वेश्चन आता है हमारा, एक होता है हमारा गोंद आपने देखा होगा। गोंद, देखो वो गोंद कैसे प्राप्त होता है? जैसे कि हम
एक प्रकार से कुछ पदार्थों मिला के खाने में भी यूज करते हैं, और हम उससे जैसे हमारी कॉपी बुक और पुस्तकें फट जाती है तो उन्हें हम चिपकाने का काम भी करते हैं। गोंद, तो इससे ये कहां से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है हमारे सेल्यूलोज के अपघटन से। सेल्यूलोज के अपघटन से प्राप्त होती है। होती है। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने आपको कोशिका वृत्ति बताई थी। देखो सेल्यूलोज कोशिका वृत्ति होती है। किसकी कोशिका वृत्ति होती है? पेड़ों की, जिसे हम पीसकर लुगदी बनाते हैं। लुगदी यानी कि कागज बनाने में प्रयोग करते हैं, और यह एक पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बन शर्करा भी होती है। अब देखिए, हमने एक कोशिका वृत्ति बताई थी जो कि सेल्यूलोज। अब देखो पौधों, ऐसे हमारे जो पेड़ का जो तना होता है इस तरह होता है, उस पर एक कवच चढ़ा होता है, जिसे हम पेड़ की छाल भी कह सकते हैं, उसकी बाहरी परत भी कह सकते हैं, और हम उसका बाहरी कवच भी कह सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, उस पर एक कवच चढ़ा होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका वृत्ति। उसमें से एक द्रव अपघटन यानी कि उसकी गलन या सड़न से उसका एक द्रव निकलता है इस तरीके से, और वो जम जाता है। तो जो जम जाता है तब वो गोंद का निर्माण करता है, तब उसे हम गोंद कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सेल्यूलोज के अपघटन से गोंद प्राप्त होती है। तो हमने आपको गोंद भी आपको बता दी। अब हम एक बताते हैं आपको रेजिन। देखिए रेजिन सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। अब देखिए, इसका भी हम आपको खुल के बता देते हैं कि इसका विस्तार में क्या मतलब होता है। ये सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। ऑक्सीकरण मतलब होता है एक जो सुगंधित तेल होते हैं ना, जैसे जिनमें खुशबू आती है, उन तेलों के ऑक्सीकरण यानी कि एक हल्की से तपन यानी कि जलन से प्राप्त होती है हमें रेजिन। तो हम आपको रेजिन बता दिया। अब इसके जो आगे के जो हमारा डेटा होता है वो हम इसे मिटा के आपको बताते हैं। हाँ, अब हम आपको बताते हैं हींग, जो कि हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। वो हींग किससे प्राप्त होती है? हींग भी हमारा उत्सर्जी पदार्थों में ही आता है। हींग देखिए, तो हींग प्राप्त होती है हमारा फेरुला, एक फेरुला ऐसे फोडेटा करके एक पौधा होता है। फेरुला ऐसे फोडेटा की जड़ों के दूध से प्राप्त होती है। देखिए, एक पौधा होता है हमारा फेरुला एसिफोडिटा, उसकी जड़ों से एक दूध निकलता, वो दूध जमने पर हींग का निर्माण कर देता है। हमने आपको हींग भी बता दी। अब हम आपको बताते हैं जो कि आपने सुना होगा तारपीन। तारपीन का तेल सुना होगा, उसके बारे में बताते हैं वो किन पौधों से प्राप्त होता है। देखिए तारपीन का तेल
देखिए, तो ये होता है एक चीड़ का एक पेड़ होता है, चीड़ चीड़ इस तरह चीड़ का एक पेड़ होता है, चीड़ व एक होता है पाइनस, पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ या पाइनस के पेड़ से प्राप्त होता है। अब हमने आपको तारपीन का तेल बता दिया। अब हम आपको बताते हैं एल्केलाइड किस में, जो किस पदार्थ में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। देखिए, एल्केलाइड मतलब कि उसमें एक नशीला पदार्थ के टाइप का होता है, जैसे कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, और चाय में थीन पाया जाता है, और कॉफी में कैफीन पाया जाता है। इस तरीके से किस पदार्थ में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है। अब हमको बता दें, देखिए जैसे कि चाय में पाया जाता है हमारा थीन, उसके बाद होता है कॉफी में पाया जाता है कैफीन, उसके बाद बता देते हैं तंबाकू पाया जाता है निकोटीन। तंबाकू का तो आपको सबको याद होगा। देखिए, अब जो चाय में थीन पाया जाता है और कॉफी में हमारा कैफीन पाया जाता है, तो इन दोनों मिलकर यानी थीन और कैफीन मिलकर एक पदार्थ पाया जाता है टैनिन। उसका हम यूज बता देते हैं आपको। देखिए, इन दोनों में पाया जाता है टैनिन पाया जाता है। अब बताते हैं इसके कार्य। जो टैनिन होता है इसके क्या कार्य होते हैं। देखिए, इसका कार्य होता है, सबसे पहला जो टैनिन होता है वो कार्य करता है हमारा, और जैसे कि कब्ज पैदा करता है, कब्ज पैदा करता है, और दूसरा कार्य करता है भूख मार देता हमारी। आपने कभी देखा होगा जब हम चाय या कॉफी पी लेते हैं तो हमें तुरंत ही भूख नहीं लगती, उसके काफी टाइम बाद भूख लगती है। तो हमने आपको चाय में और कॉफी में और तंबाकू में एल्केलाइड बता दिया। अब हम बात करते हैं, एक पोस्टा नामक फल होता है, एक पोस्टा नामक फल। देखिए, इससे भी हम आपको दो यूज बताएंगे। एक पका होता है तो इससे अफीम प्राप्त होता है, अच्छा, और कच्चा होता है तो इससे मार्फिन प्राप्त होता है। मार्फिन हमने आपको पक्का और कच्चा दोनों पे बता दिया पोस्टा नामक फल पर। अब हम आप बात करते हैं, एक होता है कोनेन जिसे कि मलेरिया की दवा कहा जाता है, जो कि आज के टाइम यानी कि कोरोना महामारी के फैलते हुए उसका यूज किया जा रहा है। कोनेन, अब देखिए, यह मलेरिया की दवा है। अच्छा, अब मैं बताता हूं ये प्राप्त यानी किससे हमें प्राप्त होती है। तो यहीं पे दिखा देता हूं कॉमा करके।
यह सिंकोना, सिंकोना एक पेड़ होता है, सिंकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होते हैं, छाल से प्राप्त होती है। देखिए अब मैंने आपको छाल आपको बता ही दिया था, जैसे कि कोई पेड़ होता है, उसका जो बाहरी कवच होता है, या फिर एक तरह से बोल सकते हो जिसका एक खोपटा सा होता है इतने मोटे टाइप का, तो उसकी वो छाल होती है, तो उसी से वो प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सिंकोना पेड़ की छाल से हमारी जो मलेरिया की दवा होती है, वो कोनैन, जिसे हम कोनैन बोलते हैं, वो प्राप्त होती है। अब आपको बताते हैं कुछ दवा और होती है, जैसे कि एक होती है रेस्पिरिन, रेस्पिरिन नाम की दवा। अच्छा, ये किससे प्राप्त होती है? पहले तो हमको आपको ये बता देते हैं कि ये किसकी दवा होती है, फिर बताते हैं ये किससे प्राप्त होती है। दोनों चीजें हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बताते हैं, यह बीपी को कम करने में सहायक करती है, यह बीपी को कम करने में सहायक होती है, सहायक होती है, सहायक होती है। अब बताते हैं प्राप्त किससे होती है। तो ये प्राप्त होती है रावोल्फिया सर्पेटाइना, एक पौधा होता है रावोल्फिया सर्पेटाइना, से प्राप्त होती है। अच्छा, एक और होती है जिसे हम बोलते हैं एट्रोपिन, वो भी अब पहले तो ये बताते हैं किसकी दवा होती है। तो यह आंखों, जो आंख होती है, आंखों की पुतली होती है, उसके साइज को बढ़ाने का कार्य करती है। यह आंखों की पुतली के साइज को बढ़ाने का कार्य करते हैं, कार्य करती है। अब देखिए, अब मैं बता देता हूं ये प्राप्त किससे होती है। तो ये प्राप्त होती है एट्रोपा बेलेडोना, एक पौधा होता है एट्रोपा बेलेडोना। देखिए जो कि हमने आपको लिखा दिया, एट्रोपा बेलेडोना से प्राप्त होती है। और एस्पिरिन के बारे में बता दिया, कोनैन के बारे में बता दिया हमने आपको, और एक पोस्टर नामक फल के बारे में बता दिया, चाय, कैफी और ये तंबाकू सभी के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, जो पौधों से उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो कि हमारे यूज में आ जाते हैं, हमारे प्रयोग में आ जाते हैं, वो हमने आपको सारे करा दिए। और शायद इससे अगली तो नहीं, लेकिन जब हमारा एक क्रम बनेगा तब हम आपको मनुष्य के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित अंग होते हैं, उनको भी हम आपको करा दें। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो उसे थोड़ा लाइक कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और थोड़ा शेयर कर देना, जिससे कि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और हम आपको इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि रेगुलर हम आपको परिवर्तन कर सकें। धन्यवाद।